जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों को जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं कि गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे, और उठोगे नहीं तो चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं तो मंजिल तक पहुंचोगे कैसे। तो इसीलिए उठिए, चलिए और तब तक चलिए जब तक कि मंजिल तक पहुंच ना जाए, तब तक चलते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आज का साइंस का पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेबोजियर को माना जाता है। एंटोनी लेबोजियर ने ही सबसे पहले क्या किया था, यह रसायन का मतलब अध्ययन करना शुरू किया था, इसीलिए एंटोनी लेबोजियर को रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। और बात करें यदि ओटो हन की, ऑप्शन नंबर बी का, तो ये परमाणु बम बनाया था। क्या बनाया था? परमाणु बम बनाया था। तो इस प्रकार से याद रखिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करें तो ये नाभिक का खोज किया था। किसका? नाभिक का खोज किया था। और मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था। क्या? सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसे जाता है? मेंडलीफ को जाता है। तो इस प्रकार से चारों के चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य रेंज से नीचे की आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो देखिए इंफ्रासोनिक कहा जाता है। इसको क्या कहता है? इंफ्रासोनिक। मतलब ये हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं अवसर्वय। अवसर्वय। तो अवसर्वय जो होता है, यह मतलब कह सकते हैं कि जो आदमी सुन सकता है जिस आवाज को, वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, इसी को बोलते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो यह हो गया श्रव्य तरंग। ठीक है। और जिसको नहीं सुन सकते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे वाला जो होता है, उसको कहता है इंफ्रासोनिक, मतलब अवसर्वय तरंग। तो यह 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। अब इंफ्रासोनिक इसको कहा जाता है। और अल्ट्रासोनिक की बात करें तो यह 20 किलो हर्ट्ज, मतलब कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑडिबल जो होता है, कह सकते हैं कि ऑडिबल वेव वो हो जाता है, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज, उसको हम सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगे क्या होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, प्रत्यास्थ तरंगे होती है। देखिए आपको दो चीजों को याद रखना है। एक पूछा जाता है ध्वनि तरंग के बारे में, दूसरा पूछा जाता है प्रकाश तरंग के बारे में, कि प्रकाश एक कैसा तरंग है। तो प्रकाश में याद रखिए कि यह होता है, जो यह कैसा होता है, यह एक हो जाता है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होता है। और इसको बात कर दे तो कौन सा तरंग हो जाता है? तो इसमें कह सकते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुप्रस्थ। तो इसको याद कैसे रखिएगा? जैसे देखिए कोई आदमी जो है, कोई आदमी वह जब धूप में निकलता है बाहर, तो क्या हो जाता है, वह प्रस्थ हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, प्रस्थ हो जाता है। तो इसको याद रखिए कि धूप में जब आदमी निकलेगा तो वह प्रस्थ हो जाएगा, तो अनुप्रस्थ उसको कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रत्यास्थ तरंग हो जाएगा, प्रत्यास्थ तरंग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ध्वनि तरंग के अलावा यदि कहे जाए कि ध्वनि तरंग का और क्या कह सकते हैं, तो इसको प्रत्यास्थ तरंग दूसरा नाम होता है। इसके अलावा इसको दाब तरंग भी कहते हैं। भले ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसको दाब तरंग भी कहते हैं। इसी को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। इसी को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिए, अनुदैर्घ्य तरंग कहे या प्रत्यास्थ तरंग कहे, या ध्वनि तरंग कहे, या दाब तरंग कहे, तो ये सभी यांत्रिक तरंग कहे, तो ये सभी के सभी एक ही चीज होगा, ध्वनि तरंग को ही सब कहा जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि 50% से कम दक्षता, 50% कम दक्षता वाली मशीन को क्या कहा जाता है? तो 50% कम दक्षता वाली को कहा जाता है अनुत्क्रमणीय। और यदि 100% रहेगा तो 100% को कहा जाता है उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय 100% हो जाएगा, और 50% वाला को अनुत्क्रमणीय कहा जाएगा। और किसी भी मशीन की दक्षता 1 से कम होती है। ये 100% नहीं देकर के यदि 1 देगा, प्रतिशत में नहीं, सिर्फ 1 देगा, तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी मशीन की दक्षता 1 से हमेशा क्या होती है? 1 से हमेशा कम होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रक्षेप गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षण रहती है? तो प्रक्षेप गति मतलब कोई भी चीज वस्तु को हम मतलब फेंक रहे हैं, तो वह जैसे पहले ऊपर की ओर उठता है, फिर नीचे की ओर उठता है। तो यही महत्तम विस्थापन कर रहा है। तो इसमें से देखिए इसका जो है कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्रक्षेप गति के दौरान संरक्षित रहती है, तो उसमें संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है नहीं,
इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए, आंतरिक ऊर्जा इसका संरक्षित रहता है। तो आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण तो होता है कि मतलब कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु को जैसे गोली का बंदूक छोड़ते हैं तो उसमें संवेग संरक्षण था, ठीक है। लेकिन प्रक्षेप गति में होता है क्या, आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप एक बात याद रखिए, कहता है कि किसी भी प्रकार के गति में जब कुल ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, हमेशा नियत रहता है, तो कुल ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। या आप लोग जानते भी होंगे यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राफिलेजिया हो गया है। तो टेट्रा का मतलब होता है चार, कितना होता है, चार। तो 2 हाथ 2 पैर होगा तभी तो 4 होगा। यदि आपको कहेगा बाइफिलेजिया, तो बाय मतलब हो गया 2, मतलब सिर्फ 2 हाथ होगा या 2 पैर होगा। और यदि कहेगा मोनोफिलेजिया का मतलब हो गया, मोनो मतलब होता है 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा कि 2 हाथ और 2 पैर उसका मतलब कह सकते हैं कि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबा डालने पड़ते। सिलियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, और इसके साथ क्या डालेंगे, कॉपर। तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेंगे, CuNO3 या प्लस इसको Ag को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि चांदी प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चांदी प्राप्त होगा। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पानी में घुलनशील है। तो पानी में कौन सा, देखिए कैल्शियम, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना होता है, यह पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। मैग्नीशियम आयोडाइड भी और सोडियम क्लोराइड ये सब भी बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। लेकिन लिथियम ब्रोमाइड ये कठोर होता है, जिसके कारण यह पानी में घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, पूछ रहा है। तो बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, यह इसने ही क्या किया था, बायोफोकल लेंस का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बात करें थॉमस अल्वा एडिसन का, तो इसने क्या किसका आविष्कार किया था, तो बल्ब का आविष्कार किया था। और आइजैक न्यूटन के बारे में जानते हैं कि जो फिजिक्स का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये याद रखिए, और इसका कोई विशेष मतलब आविष्कार नहीं है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। अनैच्छिक मतलब कि जो हमारी इच्छाओं से नहीं होता है। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं, या फिर हम लोग सांस लेने के अलावा दिल की जो धड़कन होता है या रक्तचाप होता है, ये सब पर मेरा नियंत्रण नहीं रहता है। इसको कहते हैं ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये दिल जो है, ये दिल की मांसपेशियां हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये अनैच्छिक मांसपेशियां होती है इसमें, तो दिल हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रक्षेप गति में महत्तम बिंदु पर वेग क्या होता है। तो महत्तम बिंदु पर जो वेग होता है वह क्या होता है, वह हो जाता है आपको u cos थीटा के बराबर होता है। तो मतलब कह सकते हैं इसमें u cos थीटा का मान रखने पर जितना डिग्री पर हम रखेंगे उतना उसके अनुसार बदलता रहेगा हमेशा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि इसमें से जो थीटा का मान रहेगा उसके अनुसार बताना पड़ेगा। इसमें एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि कितना होता है। और इसमें कहेगा कि महत्तम कब होगा, तो 45 डिग्री पर महत्तम होता है। कोई भी वस्तु को यदि हम फेंकेंगे तो 45 डिग्री पर वह अधिकतम दूरी तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि महत्तम होने के लिए 45 डिग्री होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि महत्तम बिंदु पर वेग क्या होगा, तो इसमें थीटा के अनुसार हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है। तो वेग की बात करेगा तो वेग हमेशा बदलता रहेगा, क्योंकि थीटा के अनुसार ही होगा। 45 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो चालक तार जो होता है या धातु कह सकते हैं, उसमें विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और आयन के कारण होता है विद्युत अपघट्ट जो भी होगा, विद्युत अपघट्ट जो भी होगा, या कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज होगा उसमें उस सब में आयन का प्रवाह के कारण होता है विद्युत, उसमें मतलब कह सकते हैं विद्युत का प्रवाह आयन के कारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बॉल को लपेटते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी को निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथों को नीचे कर लेता है। तो देखिए आवेग को कम करने के लिए वह हाथों को नीचे कर लेता है, क्योंकि आवेग के बराबर होता क्या है, आवेग बराबर होता है बल गुना होता है समय, बल गुना समय होता है। अगर मान चलिए आवेग यदि आप 100 रखते हैं तो 50 बल यदि लग रहा है तो समय इसमें 2 सेकेंड लगी। मान चलिए कि 50 न्यूटन बल लग रहा है 2 सेकेंड, तो 50 दूनी 100 हो गया। अगर मान चलिए कि इसमें क्या करेंगे, समय को यदि हम बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, समय को यदि हम बढ़ा यहाँ पर 4 कर देते हैं तो 50 चौका कितना होगा 200। तो ये आवेग बढ़ जाएगा, क्या होगा, आवेग बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेग मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे बल को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यदि 4 रखेंगे तो इसको 25 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ 4 रखने के लिए यहाँ 25 ही रखना पड़ेगा, तभी आवेग बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसका आवेग के लिए हम करते हैं कि अपने हाथ को क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका
सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कैच करने का समय देखिए, इसमें जो क्या क्या है, कैच करने का समय कम नहीं करते हैं बल्कि समय क्या करते हैं, कैच करने का समय को बढ़ाते हैं, इसलिए ताकि वो उसका आवेग घट जाए। तो दाब, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है, क्योंकि कम ताप पर ही वह क्या होता है कि मतलब कि जब दबाव बढ़ाएंगे तो वह कम समय में ही मतलब या कम ताप पर ही वह गलने लग जाएगा। तो कह सकते हैं कि उसका जो गलनांक है क्या है, गलनांक घटता है। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है। तो इसमें कह रहा है क्या, पी से लेकर के क्यू के बीच में क्या करना है, इसमें पी और क्यू के बीच में परिणामी, इसमें कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम, और देखिए इसमें रेसिस्टेंट निकालना है। मान चलिए कि यहाँ पर आर लिख दिया जाए, यानी कि सभी में रेसिस्टेंट आर आर मान ले, यहाँ भी आर यहाँ भी आर। देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों कह सकते हैं कि एक तरह से समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इसको 1/r करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1/r बराबर यदि निकालेंगे तो 1/r1 + 1/r2, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है r बराबर यदि निकलेगा तो ये तो आ जाएगा 3/r, और पलटेंगे तो r/3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या कि r के बराबर, यानी इस तीनों के बराबर में हम कह सकते हैं, किसके बराबर, इस तीनों के बराबर हम कह सकते हैं कि 3r/3 आ गया। और उसके बाद ये r यदि माने थे तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r/3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये 4r/3 हो गया, तो अब इस सब में आ गया 4r/3, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r है। अब ये देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों हो जाएगा एक तरह से कह सकते हैं कि समांतर ही होगा। तो इसमें हम कर सकते हैं समांतर करेंगे तो 1/r बराबर फिर निकालेंगे, तो इसमें करेंगे 1/ यहाँ पर जो r है 1/r हो गया, इसके साथ हमको जोड़ना है 4r/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4r नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4r, ऊपर आ जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं इसको r बराबर यदि निकालेंगे, क्योंकि 1/r बराबर आया है, और r बराबर यदि निकालेंगे तो 4r/7 हो जाएगा, सॉरी 7r/4, यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर इसको पलटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 7/4 हो जाएगा ओम। 7/4 आप करके देख लीजिएगा। इसमें मैंने बता दिया, इस सबको क्या करना है, समांतर रखना है इसको, और ये जो जब आएगा एक लाइन में हो जाएगा तो ये हो जाएगा श्रेणी, और फिर इसके यहाँ जो जोड़ कर गया टोटल, इसको और इसको दोनों क्या करेंगे, समांतर कर देंगे, जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसमें नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि CHCl3 जो होता है, इसको कह सकते हैं कि इसको क्या करते हैं, ये निश्चेतक के रूप में यह कार्य होता है, और इसका जो आंसर होगा क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, ये पेंटा ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रसोई गैस का रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए हवा में प्रसार के मतलब कह सकते हैं कि क्या इसमें मिलाया जाता है, तो इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। यदि इथाइल मरकैप्टन यदि नहीं दिया ऑप्शन में, तब आप मिथाइल मरकैप्टन मार सकते हैं, लेकिन इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। यदि ऑप्शन में इथाइल मरकैप्टन नहीं आएगा तो मिथाइल मरकैप्टन आप मार सकते हैं, उसका सेकंड प्रायोरिटी आंसर का होगा, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थी कि इसमें से किसकी परमाणु का आकार सबसे बड़ा है। देखिए परमाणु का आकार सबसे बड़ा है, पीरियोडिक टेबल जैसे होता है, तो इस पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इधर मतलब कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इसका आकार घटता है, क्या होता है, घटता, और नीचे आने पर आकार क्या होता है, ये बढ़ता है। तो नीचे आने पर आकार बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये 11, 12 और 13, ये सब क्या है, ये सब पीरियोडिक टेबल में ये आगे है। और नीचे जब आएंगे तो हम कह सकते हैं कि पहला जो ग्रुप है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, दूसरा का लिथियम, और तीसरा में सोडियम, और मतलब नीचे आ जाता है पोटेशियम। तो कह सकते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इस प्रकार से घटता है। तो नीचे आने पर क्या होता है, नीचे आने पर आकार बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये सब तो आगे है और पहला दूसरा का लाइन में ही आता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इस सब का आकार घटेगा क्योंकि आगे की ओर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है। तो पोटेशियम इसमें से क्या हो जाएगा, पोटेशियम सबसे बड़ा हो जाएगा। पोटेशियम का क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पीरियोडिक टेबल में नीचे आएगा तो आकार क्या होता है, नीचे आने पर बढ़ता है। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है, वह अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, क्योंकि जब बाहर वाला दाब अधिक हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, पानी का जो बुलबुला होता है वो फूट जाएगा। तो अंदर का दाब अधिक रहता है, बाहर का कम रहता है, और जब बाहर का दाब बढ़ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर वह जो है बुलबुला फूट जाता है। तो कह सकते हैं कि यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि डिबिंग कौन सी प्रक्रिया है।
तो डिबगिंग जो होता है, डिबगिंग, तो हम कह सकते हैं कि बग जो होता है, बगिंग से ही डिबगिंग हो गया है, ठीक है। तो बग होता है, बग कह सकते हैं कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में एक तरह का त्रुटि है, या कह सकते हैं एक प्रकार का ये मतलब त्रुटि या फिर गलती कह सकते हैं इसको, त्रुटि होता है। तो यह त्रुटि हो गया बग, और उस बग को जो जांच करता है उसको क्या कहता है, इसको कहता है डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के त्रुटि की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी याद रखिए। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपको कराया मैंने बेहतरीन ढंग से। आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर यह जो है सो PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि आप ये डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में चैनल का, मतलब ये टेलीग्राम चैनल का। और यदि आपको वहाँ से नहीं जा पाते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा अभ्यासपुर YT नाम से, अभ्यासपुर, उसके बाद उसमें लिखा होगा YT, और उसमें 10 सब्सक्राइबर लगभग होगा, तो उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें PDF आपको मिल जाएगा, आप रिवीजन कर सकते हैं उससे जाकर के, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सावन का महीना चल रहा है, तो इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, बाबा भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।